स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने YouTube पर NSE-JS का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ये क्लासेस 11 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं बच्चों, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NSE-JS पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में कराएंगे बच्चों। तो कोर्स स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से और ये एंड होगा 4 नवंबर को। इसके बीच में बच्चों हम आपके फाइनल टेस्ट लेंगे और साथ साथ में जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा हम आपके 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। इसका पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने कर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्लानर है आपके सामने। इस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां से आप इसे डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ साथ में बच्चों, इस कोर्स की सबसे खास बात है कि जो भी टॉपिक हम आपको YouTube पर पढ़ाएंगे उसके साथ एक एसोसिएटेड असाइनमेंट भी हम आपको देंगे। आप असाइनमेंट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर लिंक पर जाइए, आप क्लिक करिए और अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो वैसे ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर लिए और असाइनमेंट को सॉल्व करिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम आपको उस असाइनमेंट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। तो इंतजार मत करिए बच्चों, फटाफट से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपन NSE-JS के लिए चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो यहां पर जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे सो वी विल learn about what is movement, what is locomotion. We'll talk of type of muscles, muscle physiology, and then we would be able to apply the concepts and solve all NSE-JS questions. तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो यहां पर बच्चों 2 वर्ड्स हैं, एक है लोकोमोशन और एक है मूवमेंट। तो यहां पर अगर मैं लिखूं all movements are not लोकोमोशन, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट 1। फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं all locomotions are considered as movement। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट 2। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप क्या बोलोगे कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। ये कथन जो है ये सत्य है, सो दिस इज ट्रू। ऑल लोकोमोशंस आर कंसिडर्ड एज मूवमेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बच्चों। अगर मैं यहां पर खड़ी खड़ी अपने हाथ ऐसे हिलाती हूं तो मैं क्या कर रही हूं? मूवमेंट शो कर रही हूं, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूं। बट अगर मैं यहां से चलकर यहां तक जाती हूं या यहां से चलकर यहां तक जाऊं तो ये क्या होगा? ये मूवमेंट जो है दिस इज कंसिडर्ड एज लोकोमोशन। सो all locomotions are considered as movement but all movements are not considered as locomotion। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का कि किस तरह से हम मूवमेंट करते हैं और कहां कहां पर लोकोमोशन रिक्वायर्ड है और कैसे कैसे लोकोमोशन होता है, यही इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। तो यहां पर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एमीबॉइड मूवमेंट, जो कि कौन शो करता है बच्चों? हमारे सेल के, हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। दूसरा मूवमेंट है बच्चों सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट होगा फेलोपियन ट्यूब में, ओवा का मूवमेंट होगा, जाइगोट मूव करके आगे बढ़ेगा, या होता है ट्रेकिया के अंदर जहां पर बीटिंग ऑफ सीलिया से लोकोमोशन होगा। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट जो है बच्चों वो है मस्कुलर मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट जो होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ
मसल्स। मूवमेंट जो होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ मसल। तो ये 3 टाइप के मूवमेंट्स हैं बच्चों जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है और आपको पता होने चाहिए, अमीबॉइड, मस्कुलर एंड सिलियरी। एक और टाइप का मूवमेंट यहां पर आपको पता होना चाहिए, दैट इज फ्लैजुलर मूवमेंट, जिससे स्पर्म का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को आप क्या बोलोगे, फ्लैजुलर मूवमेंट बोलोगे, जहां पर विप्लैश मूवमेंट होता है। आगे देखते हैं बच्चों, मसल के बारे में बात करते हैं, यही हमारा मेन टॉपिक है। सो मसल क्या है बच्चों, इट इज अ टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। आप लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हो, सिर्फ एक रिकैप दे रही हूं मैं। मीजोडर्मल इन ओरिजिन है ये। मसल क्या होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। कौन सी जर्म लेयर से आई है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होकर आई है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म। मसल की सबसे खास बात, इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी that it can contract and relax। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से ही सारे मूवमेंट्स जो हैं, सारे मूवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे अपन ने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में पढ़ा, पेरिस्टालसिस किसकी मदद से हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, मैं चल पा रही हूं, आप लिख पा रहे हो, मैं बोल पा रही हूं। तो ये जितने भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी दैट इज प्रेजेंट इन द मसल। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ मसल की। आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टाइप ऑफ मसल जो है बच्चों, दैट इज स्केलेटल मसल। सारी प्रॉपर्टीज यही लिख लेंगे। देन यू हैव स्मूथ मसल एंड देन यू हैव कार्डियक मसल। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है बच्चों, ये वॉलेंट्री मसल है, हमारे कंट्रोल में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्रेटेड है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो यहां देखो, ये रहे इसके मसल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट रहती है ये, लंबे लंबे। ठीक है, और इसके ऊपर ये स्ट्रिएशंस यहां पर प्रेजेंट है। तो ये स्केलेटल मसल के फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मूथ मसल के बारे में बच्चों। तो स्मूथ मसल जो है, स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच्ड है, इनवॉलेंट्री है, हमारा कंट्रोल नहीं है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, और सबसे खास बात अनस्ट्रिएटेड है। स्मूथ मसल को ही विसरल मसल भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल। अब बात करते हैं कार्डियक मसल की। प्रेजेंट इन हार्ट, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, स्ट्रेटेड है, और
इनवॉलेंट्री है। एक और खास बात, स्केलेटल मसल जो है इट विल अंडरगो फटीग। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, कार्डियक मसल तो कभी भी नहीं थकेगी, इट विल नेवर अंडरगो फटीग, नॉन फटीग मसल है ये, ठीक है। और स्मूथ मसल के पास ऐसे बहुत ज्यादा लोड नहीं होता, तो इतना वो फटीग में जाने के उसके चांसेस कम ही रहते हैं। तो ये इनके फीचर्स है बच्चों। कार्डियक मसल में आप देख सकते हो ये इसकी इंटरकैलेटेड डिस्क है, जहां पर इसकी ब्रांचेस आके ज्वाइन होती है, सो दैट इट फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट, एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के जैसे ये काम करे। ये स्मूथ मसल है, आप देख सकते हो ये ऐसे स्पिंडल शेप्ड है और इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो दिस इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टाइप ऑफ मसल। सेम आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस इज स्मूथ मसल विच इज स्पिंडल शेप्ड। कार्डियक मसल जिसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, और ये स्केलेटल मसल है जो कि अनब्रांच्ड है। सो हमारा टॉपिक जो आज चलेगा बच्चों, वो चलेगा स्केलेटल मसल के बारे में और इसी की फिजियोलॉजी के बारे में। सो दिस इज द स्केलेटल मसल बच्चों। अब अपन इसके थोड़े नोट्स बनाएंगे। तो स्केलेटल मसल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर अपन काट के देखेंगे बच्चों, तो स्केलेटल मसल को जब अपन काटेंगे तो अपने को क्या दिखेगा बच्चों? ऐसा एक गोला दिखेगा बाहर, फिर इस गोले के अंदर आपको एक और सर्कल ऐसे मिलेगा, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर आपको छोटे छोटे सर्कल्स मिलेंगे बच्चों। अपन एक एक करके सारी चीजें मार्क करते हैं, लेबल करते हैं ऐसे, ठीक है। सो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। दिस इज योर मसल का पूरा लेयर, तो ये मसल लेयर हो गई, ठीक। इसके अंदर ये जो सर्कल्स है बच्चों, इस सर्कल की आउटर बाउंड्री जो है ये बनी हुई है पेरीमाइसियम से। अब इस पेरीमाइसियम के अंदर, इस पेरीमाइसियम के अंदर मसल्स जो है वो ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट है। मसल्स जो है ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट है, और इन बंडल्स को कहा जाता है बच्चों फैसिक्यूलाई। इस बंडल को कहा जाता है फैसिक्यूलाई। और इस फैसिक्यूलाई के अंदर, इस फैसिक्यूलाई के अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, और उनके बाहर भी एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, उनके बाहर भी एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है। एंड दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। इस आउटर कवरिंग को क्या कहा जा रहा है बच्चों? दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। ऐसा यहां पर भी होगा, ठीक है। और सबके बाहर क्या प्रेजेंट होगी? ऐसे एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम यहां पर प्रेजेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फेशिया। ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ फेशिया। और अंदर की तरफ जो ये पिंक कलर से मैंने बनाया है, दिस इज योर मसल फिब्रिल विच इज कॉल्ड एज द
इसको क्या कहा गया है? मसल फिब्रिल, और इट इज कॉल्ड एज द मायोसाइट। तो एग्जैक्टली आप देखो इस डायग्राम के अंदर यही मेंशन्ड है, ध्यान से अगर आप देख सकते हो। सो मसल बंडल इज रैप्ड इन एपीमाइसियम, ठीक है। अब यहां पर देखो fascicle is wrapped by perimysium, fascicula is wrapped with perimysium, muscle fiber is wrapped with endomysium। तो यहां देखो ये रहा पेरीमाइसियम, ये एपीमाइसियम, बीच बीच में यहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फेशिया। यही डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। एनसीईआरटी ने थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम दे रखा है, अपन इसकी लेबलिंग कर सकते हैं बच्चों बहुत आराम से। तो यहां पर आउटर कवरिंग जो है बच्चों वो होगी आपकी एपीमाइसियम की, जो कि आपकी व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी। देन दिस बंडल, दिस इज योर पेरीमाइसियम, दिस इज योर फैसिकुलाई, और फैसिकुलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो कि रैप्ड अराउंड होंगे बाय एंडोमाइसियम। तो यही स्ट्रक्चर अपन ने यहां ड्रॉ कर लिया है। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मसल। एपीमाइसियम किसका बना हुआ है? व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। पेरीमाइसियम किसका बना हुआ है? व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहां पर मसल फाइबर के जब अंदर देखेंगे, मसल सेल के जब अंदर देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा? आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल विच इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। अंदर यहां पर भरा हुआ होगा साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, यहां पर अरेंज्ड होंगे मसल के प्रोटीन्स। और कैसे अरेंज्ड होंगे? डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, और इसके बीच में यहां प्रेजेंट होगा लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट। तो इस तरीके से जो मसल है उसके अंदर ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। सो ये जो मैंने यहां मार्क बनाए हैं बच्चों, ये व्हाइट से जो बनाया है ये हो गया लाइट बैंड, और ये जो रेड से मैंने बनाया है ये हो गया डार्क बैंड। अब ये लाइट और डार्क बैंड की फिजियोलॉजी को अपन समझे तो ये हो गया आपका मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लाइट और डार्क बैंड के अरेंजमेंट को समझे बच्चों, तो यही हमारा चैप्टर का मेन पार्ट है। तो देखो रेड से अपन डिनोट करेंगे डार्क बैंड को, और व्हाइट से अपन डिनोट करेंगे लाइट बैंड को।
तो ये हो गया हमारा डार्क बैंड। ठीक है, इसके बीच में इधर प्रेजेंट होगा अरे ये लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड। सिमिलरली यहां पर भी लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द डार्क बैंड, सारी मार्किंग्स एक साथ करूंगी बच्चों में। इन द सेंटर ऑफ द डार्क बैंड देयर इज अ लाइन प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड एज एम लाइन। लाइकवाइज इस लाइट बैंड के इधर भी एक लाइन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज जेड लाइन। यहां पर भी so this is the structure of the this is the functional unit of the muscle। मसल इसी तरह से आपको शो होगी जिसमें डार्क और लाइट बैंड है। मार्किंग्स करते हैं बच्चों और फिर चीजों की क्लैरिटी लेते हैं। सो दिस इज डार्क बैंड, also called as A band, also called as thick band, also called as anisotropic band. This is your I band, this is your thin band, this is your light band, this is your आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड के बीच में ये जो लाइन रन कर रही है बच्चों, इस लाइन को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। डार्क बैंड के सेंटर पे जो ये लाइन प्रेजेंट है इसको कहा जाता है बच्चों एम लाइन। यहां पर ध्यान से समझो, मेजर टाइम बच्चे जो है ना इसी पार्ट पर या इसी पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्लैरिटी से इस बात को समझना है बच्चों। आप ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है। सिमिलरली यहां पर भी ये एरिया जो मैंने मार्क करा है बच्चों, ये एरिया फॉर्म हो रहा है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, इसीलिए इस ओवरलैपिंग एरिया को बोलते हैं ओ बैंड। ओवरलैपिंग एरिया को क्या बोलते हैं? ओ बैंड। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देख सकते हो, देख ही सकते हो ऑब्वियसली, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये किसी भी पार्ट से, डार्क बैंड का वो एरिया है जो कि ओवरलैपिंग से नहीं बना है, इसीलिए इस एरिया को बोला जाता है बच्चों एच बैंड। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? एच बैंड बोला जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मसल। इस तरीके से डार्क और लाइट बैंड्स जो है बच्चों अरेंज्ड होती हैं। सार्कोमियर जो है, ये सार्कोमियर एक्चुअली दिस इज द जेड लाइन, ये है जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन, और ये भी क्या है? जेड लाइन है बच्चों। तो सार्कोमियर जो है
इट रन्स फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन। सार्कोमियर जो है ये वन जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन पर रन होता है बच्चों। ये सार्कोमियर नहीं है, ये जेड लाइन है, ठीक है, प्लीज मेक अ करेक्शन देयर। द सार्कोमियर रन्स फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन। सो सार्कोमियर में क्या आएगा बच्चों, हाफ ऑफ आई बैंड, फुल ऑफ ए बैंड एंड अनदर हाफ ऑफ आई बैंड। तो ये आपकी मसल का एक स्ट्रक्चर है। ये देखो यहां पर, ये एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है बच्चों, ये एग्जैक्टली यही डायग्राम है। दिस इज योर ए बैंड, थिक बैंड, इसके बीच में आपके पास आई बैंड प्रेजेंट है। ये एच बैंड है जहां पर कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। और सार्कोमियर जो है इट इज रनिंग फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन। सो सार्कोमियर कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ आई बैंड प्लस one A band plus another part of half I band. So this is the sarcomere which is the functional unit of the muscle. क्लियर है यहां तक बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये कंप्लीट डायग्राम है, आप भी इसको अपनी कॉपी में इसी तरीके से बनाओ सो दैट आपको ये चीज याद रहे। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं हमारी जो मसल है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारी मसल के अंदर दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है बच्चों, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। इसमें से जो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है बच्चों वो होता है मायोसिन। एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले एक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, पहले अपन बना लेते हैं और फिर इस स्ट्रक्चर को अपन स्टडी करेंगे। ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, दोनों को अपन बना लेते हैं और फिर इसके साथ अपन इसे कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन इज अ प्रोटीन which is made up of G protein, ऐसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बनी हुई है। सारी लेबलिंग एक साथ करेंगे बच्चों। अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये ग्लोब्यूल्स जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं कुछ इस तरीके से, देखो और ये बना लेते हैं बच्चों फिलामेंटस एक्टिन। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंटस एक्टिन। ठीक, कितनी फिलामेंटस एक्टिन की चेन प्रेजेंट है, यहां पर दो फिलामेंटस चेन प्रेजेंट है एक एक्टिन के अंदर। तो एक एक कलर से बना लेते हैं, दूसरे को दूसरे कलर से, सो दैट अपन डिफरेंशिएट कर पाए। सो इस तरीके से ये फिलामेंटस एक्टिन जो है यहां पर अरेंज्ड है। ठीक, सो अब मार्किंग्स कर लेते हैं बच्चों। दिस इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जी प्रोटीन, इसने मिलकर बनाया फिलामेंटस प्रोटीन और यहां पर दो फिलामेंटस प्रोटीन जुड़े हुए हैं एक्टिन के अंदर। सो दिस इज फिलामेंटस एक्टिन। कितनी स्ट्रैंड्स है, दो। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर पॉकेट्स प्रेजेंट है, यहां पर पॉकेट्स प्रेजेंट है
और ये पॉकेट्स जो है, दीज आर दी एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन, दीज आर बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन। यहां पर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टेबल करने के लिए यहां प्रेजेंट है बच्चों, कलर कौन सा ले, पिंक कलर ले लेते हैं, यहां पर प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड इस तरीके से, और ये स्ट्रैंड भी कैसे है बच्चों, दो स्ट्रैंड्स हैं, और इस स्ट्रैंड का नाम है यहां पर ट्रोपोमायोसिन, इस स्ट्रैंड का नाम है ट्रोपोमायोसिन। अब यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है बच्चों ट्रोपोनिन, जिसका नाम है ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन पर देखो, यहां बना रही हूं मैं, प्राइमेरिक है 1, 2 एंड 3, ठीक है, ट्राइमेरिक है एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन पर ये जो 3 प्रोटीन है, दे स्टैंड्स फॉर आई, टी और सी, इसके फंक्शन मैं बताती हूं, और ये क्या करता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी इंपार्ट करता है। अब देखते हैं एनसीईआरटी हमको क्या समझा रही है, और यहीं से काफी सारी चीजों को समझते हैं। तो ये रहा हमारा एफ एक्टिन जो कि फिलामेंटस एक्टिन हो गया, ये हो गया ट्रोपोमायोसिन बच्चों, इन दोनों की डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, ये हो गया ट्रोपोनिन। देखो यहां पर ये ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आई होप आपको विजिबल होगा ये, ठीक है। सो इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर आई, आई इज इनहिबिटरी, इट मास्क्स द बाइंडिंग साइट, ये मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट है उसको मास्क कर रखता है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ये यहां से ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। तीसरा है सी, सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये ट्राइमेरिक है, स्पेशल प्रोटीन है जिसके फंक्शंस मैंने आपको यहां पर समझा दिए, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इसको यहां लगा देते हैं इसके साथ। बात करते हैं मायोसिन की। मायोसिन जो है उसकी मोनोमेरिक यूनिट है मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन जो है यहां पर दो टाइप का है, एचएमएम और एलएमएम, हेवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इजी है। ऐसे इसकी एक टेल प्रेजेंट है, ऐसे उठा हुआ पार्ट जो है इसका क्रॉस आर्म है, और यहां पर ऐसे सांप के जैसे दो मुंह उठे हुए रहते हैं इसके। सो दिस इज द टेल, दिस इज द क्रॉस आर्म एंड दिस इज द हेड। हेड और क्रॉस आर्म दोनों हैं हेवी मेरोमायोसिन के, और टेल जो है वो बनी हुई है लाइट मेरोमायोसिन की, ठीक है। डिफरेंस है वेट में। यहां पर बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है बच्चों,
एक है एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरी है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, यही दिया हुआ है एनसीईआरटी ने भी। देखो, हेड एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्रॉस आर्म दिस इज द टेल, हेड हेड और क्रॉस आर्म हेवी मेरोमायोसिन और टेल जो है वो लाइट मेरोमायोसिन। तो ये हो गया यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर खत्म। अब देखते हैं बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, हाउ इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेकिंग प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी पड़ेगी, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, व्हाट हैपेंस एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और what happens at the neuromuscular junction or the motor end plate। मसल को जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या मूव करने के लिए जो मैसेज मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, एनएमजे पर क्या हो रहा है। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले अपने को ये फिजियोलॉजी समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, दिस इज अ साइनेप्टिक नॉब, छोटा बना देते हैं। ये साइनेप्टिक नॉब है, ये मसल है, यहां से साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। मसल के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये रिसेप्टर को रिसीव करेगा, अंदर सिग्नल जाएगा। अंदर सिग्नल किसके पास जाएगा बच्चों, अंदर सिग्नल जाएगा ईआर के पास। द ईआर ऑफ मसल इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे ही मैसेज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, ये क्या रिलीज करेगा, ये कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड एज योर मोटर एंड प्लेट। दिस इज synaptic knob, these are synaptic vesicles, this is neurotransmitter, these are the receptors। so जैसे ही इंपल्स साइनेप्टिक नॉब के पास पहुंचती है, तो यहां पर बच्चों एक स्पेशल चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल। तो जैसे ही इंपल्स यहां रिसीव होती है, ये कैल्शियम गेटेड चैनल जो है ये खुल जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम गेटेड चैनल खुले, अंदर कैल्शियम आता है, दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ या एक्सोसाइटोसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, बर्स्ट होते हैं और अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज करते हैं, विच इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मसल। जैसे ही मैसेज रिसीव होता है, सिग्नल मसल के अंदर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है जिसको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो, और वहां जाकर वो कैल्शियम आयन रिलीज करता है। और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा, अब यहां पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है बच्चों वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कहां से स्टार्ट करें अपन इसे लेना, ठीक है, यहां पर
कैल्शियम आयन जैसे ही कैल्शियम आयन आया तो जो ट्रोपोनिन था उसकी कैल्शियम बाइंडिंग साइट जाकर कहां चली गई? कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो है वो कैल्शियम से जाकर जुड़ गई। जैसे ही ट्रोपोनिन हटा, दिस रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ ट्रोपोनिन, सब हट गया। इनिबिटरी साइट हट गई, यहां पर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट हट गई, कैल्शियम बाइंडिंग साइट हट गई। दैट मीन्स यहां से कंप्लीटली ट्रोपोनिन जो है वो रिलीज हो गया। ट्रोपोनिन रिलीज हुआ तो ट्रोपोमायोसिन भी नहीं टिका, तो दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन भी क्या हो गई? ट्रोपोमायोसिन भी रिलीज हो गई। अब आप सोचो कि अगर आपके हॉस्टल से गार्ड चला गया, वार्डन चला गया, तो आप तो भागोगे ही, बहुत ऑब्वियस बात है, भागोगे। तो जब भागोगे तो आपको कौन खींच लेगा? अब मायोसिन क्या करेगा? खींच लेगा बाय ब्रेकिंग एटीपी। ये क्या करेगा? एटीपी से एनर्जी लेगा, एटीपी को तोड़ेगा इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट। इस एनर्जी से मायोसिन जो है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट को अपनी तरफ खींच लेगा, पुल्स द एक्टिन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे ही खींचा तो यहां पर क्या बन गया बच्चों? यहां पर क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज जब बना तब क्या हो गया? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दैट मींस मसल ने अब काम किया, इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या इन्वॉल्व है? एटीपी इन्वॉल्व है। क्रॉस ब्रिज बना, यहां पे मसल स्लाइड हो गई। अब मसल को जब रिलैक्स होना है तो यहां पर जब मसल रिलैक्स होगी तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा। दैट मींस एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो रिलीज हुआ। वो रिलीज कैसे हुआ? क्योंकि एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकल गए एंड द मसल इज रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, troponin moves from actin which results in removal of which results in release of tropomyosin. This unmasks the binding site for myosin. Myosin utilizing the ATP pulls the actin towards it, forming क्रॉस ब्रिज। रिलैक्सेशन कब होगा? जब ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा एंड द मसल इज रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन। जब तक होता रहेगा, जब तक ईआर से कैल्शियम रिलीज होता रहेगा, जब तक न्यूरॉन से इंपल्स आता रहेगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर का आना बंद होगा, कैल्शियम जो है वो वापसी अपने ईआर में चला जाएगा, ट्रोपोनिन वापस घर लौटेगा, ट्रोपोमायोसिन वापस घर लौटेगा, सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा और मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। यही समझना था यहां पर। ये देखो, दिस इज द फिगर, माइक्रोस्कोपिक व्यू। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज अपन लिखेंगे बच्चों, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस टू द जेड बैंड या जेड लाइन को क्या होगा? उसका साइज डिक्रीज होगा। ओवरलैपिंग जोन का क्या होगा? इंक्रीज होगा। एच लाइन का क्या होगा? डिक्रीज होगी। आई बैंड
डिक्रीज, ए बैंड जो है उसमें नो चेंज। सो दिस इज योर मसल का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक, तो यहां पर बच्चों मसल फिजियोलॉजी जो है वो खत्म होती है एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब हो गया, नाउ वी विल टॉक ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी अपनी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देते हैं, सपोर्ट देते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बच्चों वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड एज द एक्सियल स्केलेटन, जो कि हमारी बॉडी में सेंट्रली प्रेजेंट है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, लिम्स में प्रेजेंट है। और उन दोनों को जोड़ने के लिए, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को जोड़ने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है गर्डल्स। तो इन्हीं सब चीजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 206 बोन्स प्रेजेंट है, जिनको एक एक करके अपन गिनेंगे बच्चों। एक्सियल स्केलेटन क्या होगा? सेंट्रली प्रेजेंट, सारी बोन्स गिनेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ बोन्स के नाम याद रखने हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है बच्चों लिम्स में प्रेजेंट है, एज वेल एज गर्डल्स। गर्डल्स क्या है? विच हेल्प्स टू ज्वाइन एक्सियल स्केलेटन टू which helps to join axial skeleton to appendicular skeleton। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा हमारे पास? क्रेनियम, फेशियल बोन्स आएंगी, ठीक है, आपके पास आपका वर्टिब्रा आएगा, आपका रिब केज आएगा। ये सारी चीजें बॉडी में सेंट्रली प्रेजेंट है। सो इन्हें हमें काउंट करना है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट है, एक एक कर अपन गिनेंगे। तो स्कल के पास दो चीजें होती है बच्चों, वन इज योर क्रेनियम एंड द अदर इज योर फेशियल बोन। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले स्कल की बोन्स को, क्रेनियम की बोन्स को गिन लेते हैं बच्चों। तो यहां पर आएगी हमारे पास, इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स होता है, स्टेप ऑफ 8। 8 बोन्स होती है हमारे क्रेनियम में, ठीक है। स्फिनॉइड हो गई, टेम्पोरल हो जाएगी, इथमॉइड हो जाएगी, पैराइटल हो जाएगी, ऑक्सीपिटल हो जाएगी और फ्रंटल हो जाएगी। ये बोन्स होंगी हमारी क्रेनियम में, ठीक है। इनको काउंट कर लेते हैं। ये रही स्फिनॉइड, ये आपकी क्रेनियम की है, ये आपकी इथमॉइड आपकी क्रेनियम की है, पैराइटल क्रेनियम, टेम्पोरल अगेन क्रेनियम, ऑक्सीपिटल अगेन योर क्रेनियम। तो ये हो गई आपकी क्रेनियम की बोन्स, जिसमें से कुछ पेयर्ड हैं, कुछ अनपेयर्ड हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पैराइटल जो है वो पेयर्ड है, टेम्पोरल जो है वो पेयर्ड है, ऑक्सीपिटल सिंगल बोन है, फ्रंटल बोन जो है सिंगल है, स्फिनॉइड और इथमॉइड भी प्रेजेंट है। तो ये हो गई आपकी 8 बोन्स। अब बात करते हैं फेशियल की। फेशियल में आएगी हमारे पास लैक्रिबल बोन्स, नेजल बोन, zygomatic bone, maxilla which is your upper jaw, mandible which is the lower jaw and hyoid bone। hyoid bone यहां पर जो होती है बच्चों वो अनपेयर्ड होती है। तो ये हो जाएंगी हमारी स्कल की बोन्स, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्रेनियम में 8 बोन्स है, फेशियल में 14 बोन्स है बच्चों। पेयर्ड और अनपेयर्ड भी आप चाहो तो यहां पर मेंशन कर सकते हो। फ्रंटल जो है पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, पैराइटल बोन पेयर्ड है, टेम्पोरल बोन पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, स्फिनॉइड और इथमॉइड जो है ये अनपेयर्ड है। तो टोटल 8 बोन्स हो गई। अब मैं अगर फेशियल बोन्स के बारे में बात करूं बच्चों, तो यहां पर पैलेटाइन बोन और वोमर ये मेंशन नहीं है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वोमर और मैंडिबल जो है ये दोनों अनपेयर्ड है, बाकी सारी फेशियल बोन्स जो है वो पेयर्ड है। हायोइड अनपेयर्ड बोन है, तो यहां पर स्कल की बोन्स हो गई।
अब बात करते हैं बच्चों वर्टिब्रल कॉलम की, जो हमारी बैकबोन में रन कर रही है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये 7 है, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 है, लंबर वर्टिब्रा 5 है, L1 L2 L3 L4 L5। सैक्रम और कॉकेक्स को हम 1-1 गिनते हैं क्योंकि ये फ्यूज हो जाती हैं, तो 7 12 5 1 1, ये आपको नंबर यहां पर याद रखना पड़ेगा बच्चों। टोटल कर लो 12 और 7 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 बोन्स। ठीक, तो ये बोन्स हो जाएंगी हमारी वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन्स। तो यहां ये कितनी बोन्स हो गई बच्चों? 26 बोन्स यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी है कि इस वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है। तो स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, वो इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की स्लिपिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट एक्सियल स्केलेटन में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिब केज। यहां पर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं, दैट इज 24। वी हैव 1 स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन या सेंटर में चेस्ट बोन बोलते हैं। देन वी हैव जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है वो होती है 7, 3 और 2 के फॉर्म में, 7 ट्रू रिब्स, 3 फॉल्स रिब एंड 2 फ्लोटिंग रिब्स यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो रिब केज है इट ऑब्वियसली इंक्लूड्स योर वर्टिब्रल कॉलम विच हैज 26 बोन्स। तो यहां पर बच्चों एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट होता है। अब इसका एक बैलेंस शीट बनाकर देखिए, एक लेखा जोखा देख ले कि क्या क्या प्रेजेंट है यहां पर। एक्सियल स्केलेटन में जो एक बोन अपन मिस कर गए बच्चों वो है ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स, ईयर के अंदर जो प्रेजेंट है इनकस, मैलिस और स्टेपीज। ठीक है, तो ये टोटल 6 बोन हो जाएंगे दोनों कानों में मिलाकर। अब काउंट करते हैं और हिसाब किताब लगाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों इसकी। क्रेनियल बोन्स कितनी है हमारे पास? 8। फेशियल बोन्स कितनी है? 14। ऑडिटरी ऑसिकल्स कितने हो गए हमारे पास? 6। हाइओइड बोन कितनी है? 1। थोरैसिक केज में रिब्स कितनी हो गई? 24। स्टर्नम कितना हुआ? 1। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्लिजियल। तो टोटल हमारे पास हो गई 80 बोन्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रेनियम में 8, फेस में 14, ईयर ऑसिकल्स 6, हाइओइड 1, स्टर्नम 1, रिब्स 24, वर्टिब्रा 26। ठीक है, ये सैक्रमोकॉक्स इन्होंने अलग दे दिया, तो आप टोटल 26 यहां पर याद कर सकते हो। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ योर 80 बोन्स। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो न्यूमोनिक से याद कर सकते हो, वरना डायरेक्ट भी आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जो कि हमारी लिम्स में प्रेजेंट है, और इसके साथ गर्डल्स जो कि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ेगा। तो वो गर्डल जो आपकी अपर लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ रहा है उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और वो गर्डल जो आपकी लोअर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक गर्डल। तो यहां पर अपर लिम्ब से गिनना स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लैविकल जो है वो गर्डल है, तो उसको यहां हम कंसिडर नहीं करेंगे। स्कैपुला इज अगेन अ पार्ट ऑफ गर्डल। तो यहां पर ये वाली बोन जो आपके हाथ में प्रेजेंट है बच्चों, सिंगल बोन, दिस इज ह्यूमरस। फिर यहां पर 2 बोन्स आती हैं, वन इज योर रेडियल, अदर इज अल्ना। फिर यहां पर ये जो जॉइंट आ रहे हैं बच्चों, दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड एज कार्पल्स। कार्पल्स जो है इट ओपन्स इनटू योर 5 मेटाकार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स देन ओपन्स इनटू फैलेंजेस। तो एक हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फैलेंजेस आपके प्रेजेंट है। तो ये आपको यहां पर नाम याद होना चाहिए। दिस इज योर ह्यूमरस, देन यू हैव रेडियस, देन यू हैव अल्ना, देन यू हैव योर कार्पल्स, देन यू हैव योर मेटाकार्पल्स एंड देन यू हैव योर फैलेंजेस। तो ये आपकी दोनों बोन्स, दोनों अपर लिम्स में सेम बोन्स प्रेजेंट होंगी। फिर बात करते हैं लोअर लिम्ब की बच्चों। सो फीमर जो है आपकी लॉन्गेस्ट बोन है जो आपके थाई में प्रेजेंट है। देन यू हैव योर नी पर बोन प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज पटेला। पटेला के बाद वी हैव 2 बोन्स इन द काफ एरिया। काफ एरिया नहीं बोलेंगे, नी के नीचे आपके पास 2 बोन्स प्रेजेंट है, वन इज टीबिया एंड द अदर इज फिब्यूला। फिब्यूला पतली होती है। देन आपका पैर का जो फुट वाला एरिया है वो मूव करता है बिकॉज ऑफ टार्सल। तो जैसे अपर लिम्ब में हमारे पास कार्पल्स थे, यहां पर हमारे पास टार्सल है। देन वी हैव मेटाटार्सल एंड देन वी हैव फैलेंजेस। तो फैलेंजेस वो है जो आपकी लोअर लिम्ब के डिजिट्स में जॉइंट्स प्रेजेंट है। ठीक,
एक बार यहां पर बोन्स काउंट कर लेते हैं बच्चों। अपर लिम्ब पे देखते हैं, दोनों में ह्यूमरस 2 होंगी, अल्ना 2 होंगी, रेडियस 2 होंगी, कार्पल कितने हैं? 6 कार्पल, 16 कार्पल है, मतलब 8 कार्पल एक हाथ में है। देन 5 मेटाकार्पल्स इन वन हैंड, सो 10 मेटाकार्पल्स एंड 28, तो मैंने 14 आपको गिनवा दिए थे, तो दोनों में मिलाकर कितने होंगे? 28। तो ये हो गई आपकी अपर लिम्ब की। लोअर लिम्ब में फीमर 2 होगी बच्चों, पटेला 2 होगा, फिब्यूला 2 होगा, टीबिया 2 होगा। यहां पर टार्सल जो है 14 है, तो यहां पर एक फर्क आ गया, कार्पल 16। ये जो जॉइंट है, ये कार्पल यहां 16 है, यहां पर कितना है? 14। 14 क्यों है? क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा 2 पटेला प्रेजेंट है। देन मेटाटार्सल 10 और phalanges 28. So this is the total of your lower limb and this is upper limb. Lower limb को दोबारा रिवाइज करते हैं। थाई में क्या प्रेजेंट है? फीमर, उसके बाद 2 पटेला प्रेजेंट है, देन यू हैव फिब्यूला एंड टीबिया, 2 टोटल 4 ये हो गए। देन यू हैव योर टार्सल 14, मेटाटार्सल एंड phalanges. So this is your upper and lower limb की बोन्स। अब यहां पर बात करें पेक्टोरल गर्डल की बच्चों। पेक्टोरल गर्डल वो गर्डल है विथ जॉइंट्स अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन। और यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर ये क्लैविकल और पीछे की तरफ ये स्कैपुला, ये ज्वाइन करेगा आपकी अपर लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन से। तो यहां पर आपका जो पेक्टोरल गर्डल है वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ क्लैविकल एज वेल एज द स्कैपुला। ठीक है। सिमिलरली पेल्विक गर्डल जो है, जिससे आपके लोअर लिम्स ठीक है, तो यहां पर ये जो गर्डल्स हैं बच्चों, ये फ्यूज्ड रहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, बट ये फ्यूज रहता है, जिसको कंबाइंडली आप पेल्विक गर्डल या हिप बोन कहते हो। तो यहां पर देखो, काउंटिंग करेंगे, क्लेविकल 2, स्कैपुला 2, वेराज पेल्विक गर्डल में पेल्विक बोन कितनी है? 2 ही है, क्योंकि ये फ्यूज्ड रहती हैं। सो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ योर अपेंडिकुलर बोन्स। क्लियर? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, बोन्स के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। मसल फिजियोलॉजी का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर यूनिक फीचर ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम होगा बच्चों प्रोटेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू विल कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और नर्वस टिश्यू का काम होगा impulse travel. Next, the tissue which is under the control of animals will is cardiac, striated, non-striated cartilage. तो स्ट्रेटेड मसल होगी, जिसको आप स्केलेटल मसल भी बोलते हो। ये कैसी होगी? वॉलंटरी। The muscle which work throughout life without undergoing fatigue is so cardiac muscle. ये कभी भी नहीं थकेगी, इट फंक्शंस 24/7 विदाउट अंडरगोइंग फटीग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेंट्री मसल? स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल, बोथ ए एंड बी। तो वॉलेंट्री मसल जो होगी बच्चों, वो हमारी स्ट्रेटेड मसल ही होगी। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और बोथ दी अबव। तो यहां पर बच्चों राइट आंसर होगा स्मूथ मसल की बनी हुई है वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट देखते हैं एनएससी-जेएस के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, I band gets reduced in length, A band retain the length,
आई बैंड रिटेन द लेंथ या फिर ए बैंड गेट्स रिड्यूस्ड इन लेंथ। तो यहां पर बिल्कुल अच्छा बढ़िया आंसर है, ए बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड की साइज में कोई फर्क नहीं आता, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। इन अ काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू द सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन दे दिया ये, बट द बेसल सेल डू नॉट रीच द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम, टू लेयर्स ऑफ सेल्स and two layers of nuclei are therefore observable. Thus, without being stratified, the epithelium appears to have 2 or 3 layers of cell. Such epithelia are mostly ciliated and contain mucus secreting goblet cells. The epithelia are characteristic of. तो यहां पर बच्चों जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, it is pseudo stratified epithelium. तो pseudo stratified epithelium जो है बच्चों, वो कहां प्रेजेंट होगा? सीलरी बॉडी, बाइल डक्ट, लाइनिंग ऑफ स्टमक, ट्रेकिया। ओके, सो ऑप्शन डी में यहां पर ट्रेकिया के अंदर सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, यहां पर भी सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। सो बच्चों दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। मैं वापस से बोल रही हूँ, इजी चैप्टर है, हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। So our learning objectives have been fulfilled. We have discussed about movement and locomotion, muscle physiology, types of muscles, और अपन ने NSE-JS लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए बच्चों। तो इस चैप्टर को NCERT से पढ़िए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। स्टे फोकस्ड। ऑल द बेस्ट।